नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना के नए मामलों के आंकड़े डराने वाले हैं। ओमिक्रॉन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन में देश में 33,000 से ज्यादा नए केस आए। 2 हफ्ते की तुलना करें तो केस 3 गुना हो चुके हैं। भारत के लिए आने वाले कुछ हफ्ते बहुत अहम हैं। दो 2022 की शुरुआत उस महाखतरे से हो गई है जिसमें कोरोना के 2 वेरिएंट यानी डेल्टा और ओमिक्रॉन एक साथ लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। सरल शब्दों में समझें तो इस बार डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों आपके दर पर किसी भी वक्त दस्तक दे सकते हैं। खतरा बड़ा है क्योंकि भारत में दूसरी लहर के दौरान कोविड के डेल्टा वेरिएंट ने त्राहिमाम मचाया था। देश भर में ऑक्सीजन की कमी के चलते संक्रमितों की मौत हुई थी। इस वक्त ओमिक्रॉन के साथ साथ डेल्टा वेरिएंट ने दुनिया के तमाम मुल्कों को अपनी चपेट में ले रखा है। अब कोरोना के डबल अटैक का वही खतरा हिंदुस्तान में अपने नए शिकार तलाश रहा है। दरअसल कोरोना का नया और पुराना वेरिएंट देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने एक नई मुसीबत बनकर खड़ा हो गया है। टारगेट पर हैं देश के महानगर। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो कोरोना का खतरा आपके सिर पर मंडरा रहा है। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो समझिए सावधानी हटते ही संक्रमण की दुर्घटना घट सकती है। अगर आप कोलकाता में हैं तो कोरोना से सतर्क रहना चाहिए। आंकड़ों को देखें तो कोरोना संक्रमण की गति बहुत तेज है, ठीक वैसी ही जैसे बीते साल दूसरी लहर के दौरान नजर आई थी। यानी संकेत बड़े खतरे का सायरन बजा रहे हैं। कोरोना संक्रमितों का ग्राफ एकदम से बढ़ा है। 28 दिसंबर को देश भर में कोरोना के 9,195 नए केस आए। अगले दिन यानी 29 दिसंबर को 13,154 लोगों को कोविड ने संक्रमित किया। वहीं 30 दिसंबर को 16,000 और साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को 22,000 नए केस आए, जो पिछले दिन से 6,011 केस ज्यादा थे। वहीं नए साल के पहले दिन 27,553 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। अगर बात 2 जनवरी की करें तो संक्रमितों का आंकड़ा 33,750 पहुंच गया। आंकड़े ये बता रहे हैं कि कोरोना का प्रचंड रूप नियंत्रण में आने के बजाय नए दिन के साथ और ज्यादा विकराल होता जा रहा है। ये खतरा कितना बड़ा है, WHO के साथ साथ नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य वी.के. पॉल भी चिता चुके हैं। बीते साल दूसरी लहर के दौरान 1 मई 2021 को देश में सबसे ज्यादा 4,01,993 नए मामले सामने आए थे। लेकिन तीसरी लहर जब पीक पर पहुंचेगी तो एक दिन में 14 लाख मामलों के आने की आशंका जाहिर की गई है। यानी दूसरी लहर से 10 लाख ज्यादा केस। दूसरी लहर के दौरान जब 4 लाख केस आए थे तो देश भर में क्या हाल हुआ था ये आज तक कोई नहीं भूला। ऐसे में जब एक दिन में 14 लाख केस आएंगे तो क्या होगा, सोचकर ही कलेजा कांप उठता है। एक्सपर्ट पहले ही तीसरी लहर के दौरान 14 लाख केस प्रतिदिन की चेतावनी जारी कर चुके हैं। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 80,000 88,000 के करीब 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, हमने वो 4 लाख वाली एक सर्च देखी थी, तो जो भी हो रहा है हम इसमें भी पूरी तरह से कहना कि डेल्टा है, दोबारा वाला डेल्टा है, ओमिक्रॉन की, ये इमर्ज हो रहा है। लेकिन द फैक्ट इज एट दिस वेरी टाइम the surge being experienced in UK is to the tune of 14-15 lakh per day. जो आशंका जताई गई, जो कैलकुलेशन तीसरी लहर के पीक में की गई थी, वो डराने वाली है। लेकिन आज देश भर से आ रही तस्वीरें और भी ज्यादा डरा रही हैं। तीसरी लहर के बीच शहर शहर लोगों की भीड़ बेकाबू है। कोरोना की सीधी दावत है। बीते कुछ हफ्तों में आंकड़े और भी ज्यादा भयानक हैं। देश भर में एक हफ्ते में कोरोना संक्रमण के मामलों में करीब 200% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आंकड़ों के मुताबिक 8 से 14 नवंबर के बीच कोरोना के कुल 70,423 मामले सामने आए, जबकि 15 से 21 नवंबर के बीच 62,500 मामले, 22 से 28 नवंबर के बीच 54,352 मामले, 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच 53,739 मामले आए,
6 दिसंबर से 12 दिसंबर के दौरान 49,477, 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के दौरान 43,194 मामले, 20 से 26 दिसंबर के बीच 41,169 मामले और 27 दिसंबर से 2 जनवरी के दौरान 1,23,000 मामले सामने आए। यानी एक हफ्ते में 41,149 मामलों से नए केस 1,23,000 पहुंच गए। ये आंकड़े बता रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों में क्या होने वाला है। देश और दुनिया से कोरोना को लेकर जो खबरें आ रही हैं, वो डराने वाली हैं। देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ तमाम बंदिशें लगाई जा रही हैं, लेकिन बंदिशों के दावों के बीच देश भर से आती ये तस्वीरें कुछ और कहानी बयां कर रही हैं। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में 4,099 नए केस के साथ संक्रमण की दर 6% से ऊपर पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस आने वाले वक्त में बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। क्या दिल्ली वालों पर ओमिक्रॉन और डेल्टा का कॉकटेल बहुत भारी पड़ने वाला है? क्या राजधानी दिल्ली एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है? ओमिक्रॉन और डेल्टा के डबल अटैक के बीच दिल्ली में संक्रमित मरीजों की रफ्तार डरा रही है। बीते 48 घंटे में आए कुल मामलों में 84% नए केस नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन के हैं। देखिएगा, एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि अगर ओमिक्रॉन ही रहता है तो जल्दी जितने भी देशों में आया है, जैसे साउथ अफ्रीका इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, तो वहाँ पर बहुत ही तेजी से फैला और बहुत ही तेजी से डाउन जाने लगा। तो अभी दिल्ली में क्या आ सकता है? देखिएगा, मैं 2 दिन का जो लास्ट 2 डेज का बता सकता हूँ, उनमें 84% जो पेशेंट थे वो ओमिक्रॉन के थे। 84%। अगर बीते कुछ दिनों के आंकड़ों को देखें तो 1 जनवरी को 3,194 नए केस आए, 2 जनवरी को 4,100 नए केस, जबकि 3 जनवरी को 4,099 नए केस। भले ही दिल्ली में संक्रमण का दर 6.46% पहुंच गया हो, लेकिन अच्छी खबर यह है कि संक्रमित मरीजों में हल्के फुल्के लक्षण ही पाए गए। यानी दूसरी लहर की तरह इस बार मरीजों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के केसेस रोज छलांगे मार रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने डेटा लेके आया हूं ये दिखाने के लिए कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। डेली केसेस 2,500-3 हजार क्रॉस कर रहे हैं, तो इतनी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस होता है कि अभी तक दिल्ली में डेली केसेस, तो आज कितने नए मरीज हुए, लेकिन सारे मरीज मिला के जो अभी तक टोटल मरीज हैं इस वक्त दिल्ली में, वो आज की डेट में 6,360 एक्टिव केसेस हैं। तो कोई भी पेशेंट ऐसा अस्पताल में नहीं आ रहा जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही हो, जिसको आज हमारी तैयारी है 37,000 बेड्स की। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार 37,000 कोरोना के ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करके बैठी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स हमारे पास तैयार हैं, और केवल 82 बेड्स इस टाइम ऑक्यूपाइड हैं, जबकि 6,000 से ज़्यादा पेशेंट्स दिल्ली में कोरोना के हैं। एक तो ये कोरोना बहुत ही माइल्ड है। दूसरा, आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है, आपके साथ खड़ी है। ये दूसरा मौका है जब दिल्ली में 7 महीने बाद लगातार 2 दिनों तक 4,000 से ज्यादा केस आए। सवाल यह है कि आने वाले दिन क्या दिल्ली पर भारी हैं? घबराने की जरूरत नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। 2 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है कि भाई मास्क लगाएं तो इससे बच सकते हैं, और जल्दी दिल्ली के लोग सब मिलके इस कोरोना की नए रूप को, जिसे ओमिक्रॉन कहते हैं, इसको भी जल्दी हराएंगे। अभी तक स्थिति बहुत ही कंट्रोल में है। मैंने जैसा बताया कि केसेस तो नंबर बढ़ रहे हैं, परंतु उसके प्रोपोर्शनेटली लोग सीरियस बीमार नहीं हो रहे हैं, अस्पताल नहीं जा रहे हैं, इसलिए बड़े संतोष की बात है। बट फिर भी ये कहेंगे नंबर ऐसा ना हो कि बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अभी देखो 202 पेशेंट दिल्ली के अस्पतालों में हैं। पिछली बारी जब एक्टिव केसेस 8,000 के आसपास थे तो अस्पतालों में 1,000, 1,500, 2,000 लोग होते थे। तो संख्या बहुत ही कम है, परंतु ऐसा ना हो कि भाई बाद में जाके बढ़ जाए। सतर्क रहने की जरूरत है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि नेक्स्ट लेवल पे जाने की जरूरत है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, ज्यादातर संक्रमित घर पर ही हैं, ठीक हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि मास्क और 2 गज की दूरी ही कोरोना को हराने का सबसे बड़ा हथियार है। दिल्ली से पंकज जैन, आज तक।
कोरोना संक्रमण की रफ्तार मुंबई में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि अगले कुछ हफ्ते में मुंबई में कोरोना की सुनामी आ सकती है। तमाम एहतियात के बाद भी केस अचानक बढ़े हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र पहली लहर से लेकर दूसरी लहर के दौरान बुरी तरह चपेट में रहा। अब इस बार ओमिक्रॉन वाली तीसरी लहर का संकट मंडरा रहा है। नाइट कर्फ्यू से लेकर तमाम दूसरी पाबंदी तामील की जा चुकी है। इस कड़ी में बीएमसी ने बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई में कक्षा 1 से 9 तक के स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद कर दिया है। उद्धव जी बालासाहेब ठाकरे, अपने आरोग्य मंत्री महोदय राजेश टोपे, स्कूल की मंत्री महोदया वर्षा गायकवाड़ ताई, इन्होंने मिलके हमारे महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल चहल, इस सब ने मिलके एक अच्छा निर्णय ले लिया है। क्योंकि मुंबई एक आर्थिक राजधानी है और आर्थिक राजधानी में आने वाले हाई रिस्क कंट्री से आने वाले लोग और आजू बाजू के शहरों के आने वाले राज्यों में से आने वाले लोग, तो मुंबई में ज़्यादा ही संख्या बढ़ रही है। तिगनी चौगनी संख्या बढ़ रही है रुग्णों की, और इसमें बच्चे लोग 16% बच्चे लोग बाधित हो रहे। ये देखने के बाद एक निर्णय हुआ है 4 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेगी, ऑनलाइन स्कूल चालू रहेगी। दरअसल मुंबई में भी पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। साल 2021 के आखिरी दिन सिर्फ मुंबई में 5,631 केस आए थे, जबकि उसके बाद से रफ्तार तेज हो गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 27 दिसंबर को 809 नए केस आए, 28 दिसंबर को 1,377 नए मामले, 29 दिसंबर को 2,510 नए केस, 30 दिसंबर को 3,671 नए मामले, 31 दिसंबर को 5,631 नए केस, 1 जनवरी को 6,347 नए मामले, 2 जनवरी को 8,063 नए केस। ओमिक्रॉन के चलते नए साल की पार्टियों पर पाबंदी लगाई गई थी। पब्लिक प्लेस पर भीड़ के लिए नियम जारी किए गए थे, लेकिन बावजूद इसके मुंबई में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। मुंबई शहर की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और यहाँ पे केसेस भी बहुत रैपिडली फैल सकते हैं। तो आने वाले दिनों में अगर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े तो शायद लॉकडाउन की तरफ भी हमें कुछ दिनों के लिए फैसला लेना पड़ सकता है, क्योंकि एक ही लिमिट तक जो है जगह जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर होती है। मुंबई में कई बड़े सितारे भी कोरोना की चपेट में हैं। हर दूसरे दिन किसी न किसी सितारे के कोविड से संक्रमित होने की खबरें सामने आ रही हैं। इस लिस्ट में अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर एकता कपूर का नाम भी जुड़ गया है। एकता कपूर कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। एकता ने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से अपना कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की है। एकता से पहले बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रांची के संक्रमित होने की खबर आई थी। वहीं एक्टर अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुला भी कोविड से संक्रमित हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मंगलवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पुणे में अहम बैठक करेंगे। बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से चेतावनी जारी की जा चुकी है कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच सकता है। यानी मुंबई तो मुंबई, महाराष्ट्र में कोरोना की सुनामी आ सकती है। मतलब ये कि खतरा दर पर है, खतरा सिर पर है, खतरा सब पर है। आज तक ब्यूरो। रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू से लेकर तरह तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन पाबंदियों के बावजूद मामले रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। बिहार और बंगाल में तो कोरोना का सबसे बड़ा कहर डॉक्टरों पर टूटा, यानी कोरोना वॉरियर्स को ही ओमिक्रॉन ने अपनी चपेट में ले लिया। बिहार में कोरोना का कहर डॉक्टर्स पर भी टूटा है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक साथ 96 सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स कोरोना से संक्रमित पाए गए।
चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आए 6 फरियादी भी संक्रमित पाए गए। जनता दरबार में जाने से पहले जिन फरियादियों का एंटीजन टेस्ट किया गया उनमें से 6 ऐसे थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और ये सभी सासाराम से आए थे। तो स्थिति यहाँ पर ये है, आप ये देख लें कि एनएमसीएच में पिछले 2 दिनों में 96 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 31 दिसंबर से लेकर आज तक बिहार में 123% की दर से कोरोना संक्रमण बढ़ा है। दिसंबर के ही महीने में पहले हफ्ते में आप अगर बात करें तो 25 से 30 एक्टिव केस थे बिहार में, लेकिन आज ये बढ़कर 1000 से ज्यादा हो चुके हैं और जिस गति से ये बढ़ रहा है तो वाकई काफी चिंताजनक है। लेकिन बिहार सरकार को ऐसा लगता है कि इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। बिहार में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करेंगे। इस बैठक में लॉकडाउन या फिर ज्यादा प्रतिबंध पर फैसला किया जाएगा। थोड़ा बहुत तो कहा जा रहा है कि सब जगह हो रहा है सचेत, लेकिन अब जब यहाँ भी शुरू हो रहा है इतना, तब तो करना ही पड़ेगा, वो तो देखा ही जाएगा। आज भी सब जगह का रिपोर्ट लिया जाएगा, कल भी रिपोर्ट लेकर कल शाम तक, चूंकि 5 तारीख से फिर 5 तारीख तक अभी तक है, तो रिपोर्ट लेकर के फिर 5 के आगे जिस तरह से कोई पाबंदी या कुछ भी करना पड़ेगा, अगर कहीं रोक करना पड़ेगा तो निर्णय लिया जाएगा। अब तो कल ही शाम में लिया जाएगा। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। मांझी के साथ साथ उनकी पत्नी, बेटी, बहू और 2 स्टाफ मेंबर सहित 18 सुरक्षाकर्मी भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, उनकी पत्नी शांति देवी, उनकी बेटी पुष्पा मांझी, उनकी जो बहू हैं दीपा मांझी जी और उनके जो पीएस है गणेश पंडित सहित 18 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये तमाम लोग जीतन राम मांझी जी के गांव महाकार में सेल्फ आइसोलेशन में हैं। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना ने तेजी से अपना पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में करीब 70 चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स और नर्स शामिल हैं। एनआरएस अस्पताल कोलकाता के बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक है। अगर आंकड़ों की बात करें तो कोलकाता में बीते एक हफ्ते में कोरोना के मामले 1400% की वृद्धि हुई है। ऐसे में सरकार की तरफ से पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता सरकार ने नई दिल्ली और मुंबई से आने वाली उड़ानों की संख्या घटाने का फैसला कर दिया है। मकसद है कोरोना को बंगाल में आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकना। आज तक ब्यूरो। आखिर देश और दुनिया को कोरोना महामारी से निजात मिलेगी या नहीं? अगर मिलेगी तो कैसे? ओमिक्रॉन से डरना क्यों जरूरी है? ये डॉक्टरों की जुबानी समझिए। याद करिए बीते साल अप्रैल मई के महीने को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कारण बीमार हुए लोगों के फेफड़े पर वायरस ने अटैक किया। सांस लेना मुश्किल हुआ, ऑक्सीजन की किल्लत हुई। सवाल है दुनिया और देश में ओमिक्रॉन के मरीजों को इलाज करने वाले डॉक्टर अब क्या बताते हैं? क्या ओमिक्रॉन के लक्षण डेल्टा के मुकाबले हल्के हैं? जो डेटा आ रहा है वह एक राहत देने वाली बात यह है कि यह जो है माइल्ड है डेल्टा के तुलना में। देखा जाए अब तक का डेटा की बेसिस पे कहा जा सकता है। साउथ अफ्रीका में भी यही पाया गया। साउथ अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन ने बाकायदे रिपोर्ट इसकी जो है प्रकाशित की। कुछ यूके से पेपर भी पब्लिश्ड हो गए। एक्सपेडाइट रिव्यू में उन्होंने प्रीप्रिंट मीडिया में डाला हुआ है कि वह जो है 60 से 70% तक जो है कम ये है देखा जाए तो हमारे डेल्टा के तुलना में। अब आपको जानना जरूरी है, क्या ओमिक्रॉन के मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है? एक भी पेशेंट को आईसीयू की आवश्यकता नहीं हुई, एक भी पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं दिया गया, क्योंकि सारे के सारे रूम ऑक्सीजन पर ही नॉर्मल ऑक्सीजन मेंटेन कर रहे थे और सभी के वाइटल पैरामीटर्स नॉर्मल थे। ऑल पेशेंट्स रिकवर्ड वेरी वेल
except few. तो क्या अल्फा और डेल्टा के मुकाबले फेफड़े पर अटैक नहीं कर पा रहा है ओमिक्रॉन? लेकिन हम बात करें तो क्या ओमिक्रॉन और जो पुराने वायरसेस थे, डेल्टा थे, अल्फा थे, जिन्होंने फर्स्ट वेव लाया, सेकेंड वेव लाया, क्या डिफरेंस है? कैसे हम कह सकते हैं कि जो ओमिक्रॉन लंग्स को प्रभावित ज़्यादा नहीं करता है, दो इसमें सिम्टम्स खांसी के होते हैं, जुकाम के होते हैं। तो अगर हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को देखें तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लंग्स आते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नाक आता है, जुकाम वाला गला आता है आपका, फिर ट्रैकिया आता है। तो ये जो ओमिक्रॉन है, इसको सबसे अच्छा स्टडी जापानीज ने किया है। जापानीज ने एक पब्लिश किया है, रीप्रिंट दिया है, उसमें क्लियर कट उन्होंने हैमस्टर्स के अंदर एक्सपेरिमेंट किए हैं। एंड उन्होंने क्या पाया है, ये मुख्यतः अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है। लंग्स के छोटे छोटे जो एल्वियोलाई है वहां तक ज्यादा मात्रा में नहीं पहुंचा है। सेकेंडली, कभी भी ये एंटर करता है लंग्स के अंदर तो साइनेकिया बनाता है। जैसे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो आपस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एक बार ये वायरस अंदर जाता है तो उससे साइनेकिया, बड़े बड़े सेल्स बन जाते हैं, उनके फंक्शंस खत्म हो जाते हैं। ये जो हमारा ओमिक्रॉन है, ये करने में ज्यादा कारगर नहीं सिद्ध हुआ है। बट एक और चीज है, जो ब्रोंकस है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और जो सांस के रास्तों का ऊपरी हिस्सा है, इसमें इसकी ज्यादा मात्रा है, 70 गुना ज्यादा मात्रा है, इसलिए जल्दी स्प्रेड करता है। ओमिक्रॉन से संक्रमण ज्यादा है, अस्पताल जाने की नौबत कम, फिर भी सावधानी क्यों जरूरी है? ओमिक्रॉन मिलता है तो रिस्क कम है हॉस्पिटल पहुंचने का, बट ये रिस्क रिलेटिव रिस्क है, ऐसा नहीं है एब्सोल्यूट नो है। अगर और डेल्टा वेव में 15 पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी थी, 100 पेशेंट्स को अगर डेल्टा अफेक्ट करता है तो इसमें एक या दो है। अपनी इंडियन पॉपुलेशन में प्रॉब्लम क्या है, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, अगर 1000 मेहमान भी लें, एक ही पेशेंट प्रभावित है तो भी आपके हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं, आपके हॉस्पिटल ओवरफिल हो सकते हैं। ये हमारी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर फॉर अस। इसीलिए आप मास्क पहनिए, भीड़ में मत जाइए, हाथ धुलते रहिए, सावधानी ही बचाव है।